नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए उषा महाजन जी की कहानी अहल्या यह भी तो सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी अहल्या यह भी तो। उन्होंने तनिक पीछे को झुककर चश्मे की कन्नी से उसकी तरफ फिर एक नज़र मारी। वो अब भी उसी तरह लिखने में मसरूफ़ दिख रहा था क्योंकि इतनी दूर बैठी वे पूरी तरह से ठीक से नहीं जान पा रही थी कि उसने अब तक अपने सामने फैले कागज़ों पर कुछ लिखा भी था या नहीं। पर कलम बाकायदा उसके हाथ में दिखती देती रही थी और वो थोड़ी थोड़ी देर में लंबे अंतरालों के लिए खिड़की के बाहर दृष्टि गड़ाए शून्य में ताकने लगता था। खुली बालकनी में अपनी पुरानी बेद की आराम कुर्सी पर अधलेटी धूप सेंकती वे उसको अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रही थी। ढलती हुई धूप सीधी उनकी आंखों पर पड़ रही थी। उसके कमरे की तरफ धूप सीधी नहीं पड़ती। फिर वो खिड़की के ठीक सामने लगी मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए आगे को कुछ झुका सा इस तरह बैठा था कि उसकी पीठ और दाईं तरफ का आधा चेहरा ही वे देख पा रही थी। खिड़की की छड़ों से छनती प्रकाश की तिरछी चादर से उसके चेहरे, छाती और बाहों पर सफ़ेदी की वह रेखाएं सी खिंचाई थी और पृष्ठभाग कमरे के अंधेरे में डूबा था। वे तनिक कांपी। कैसा लग रहा था अज्जू, अपने ही खींचे किसी छाया चित्र सा, रहस्यमयता के किन्हीं अंधेरों में डूबा सा। कुछ तो ज़रूर हुआ है। इरा के पास से लौटा है। जब से ही ऐसा अनमना है। उनका जी हुआ कि उठकर धीरे से उसके पास चली जाए, उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे सहलाएं और उसका चेहरा हथेलियों में भरकर अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछे कि अज्जू आखिर तुझे हुआ क्या है। लेकिन जवान जहान बेटे और उनके बीच पूछने बोलने का वो सहज रिश्ता अब रहा ही कहाँ था कि इतनी सहजता से वे कुछ भी पूछ लेती उससे और वो बता ही देता। उसके तो करीब पड़ते ही उन्हें ऐसा संकोच होता था जैसे अपना जाया न हुआ कोई पराया मर्द हो गया। संवादहीनता की ऐसी दीवारें माता पिता और संतान के बीच कब आ खड़ी होती हैं, ये भी तो एक रहस्य है। यही तो अज्जू था जो उनकी एक छाती को मुंह में भरे दूसरे को अपनी नन्ही हथेली से मसोसता रहता था। गोमूत समेटती रही थी इसका, बरसों इसे गंगा नहलाती रही थी और आज इससे एक बात पूछने में भी ऐसी कांप रही थी। पिछली बार नौकरी छूटी थी तो भी कुछ कुछ ऐसा ही गुमसुम हुआ करता था कितने ही दिनों तक। तब भी उसने एक शब्द भी नहीं बताया था उन्हें। इरा से या आए गए दोस्तों यारों से ही पता चला था कि मालिकों से लड़ झगड़ कर ऐसी ऊंची नौकरी पर लात मार आया है। कितनी उमड़ घुमड़ मचा रखी थी उन दिनों भी उनके मन में। आखिर हुआ क्या होगा जो ऐसी अनबन हो गई अचानक ही उनसे। उनके साथ तो इसकी उठबैठ थी, दोस्ताना रिश्ते थे। इरा ने ही बताया था तब कि बीजी बेहद करीब हो आया था ये उनके, इतना कि पूरी तरह हावी होने लगे थे वे इस पर। काम करने की कोई आज़ादी ही नहीं रही थी। उनकी इच्छाओं के हाथों कठपुतली बना कब तक निभाता। आप नहीं जानती बीजी, इतना करीब आना किसी के लिए हमेशा घातक ही होता है, रिश्तों की दीर्घता के लिए। इरा से तब ये पूछने का भी कितना मन किया था कि तुम दोनों का रिश्ता भी तो कितना करीबी हो चला है। बता तो रे छोकरी, क्या अंजाम होने वाला है इसका भी। उन दोनों का रिश्ता सचमुच ही उनकी समझ में नहीं आ रहा था। पिछले 5-7 सालों से उस लड़की को अपने घर में आता जाता देख रही थी। कभी अकेली आती, कभी अजय और अपने साझे दोस्तों मित्रों के साथ। इस इतने बड़े शहर में निपट अकेली रहती थी, न माँ न बाप न कोई भाई बहन। अपना अलग अकेला फ्लैट ले रखा था। अजय कभी कभी कई दिनों के लिए घर से गायब रहता तो फ़ोन नंबर उसी का देकर जाता था। बताने में कोई शर्म भी महसूस नहीं होती उनको कि एक ही छत के नीचे दिन रात बिताते थे। खुलेआम कहते फिरते कि एक दूसरे को चाहते हैं। ब्याह ब्याह क्या, अभी तो आजमाना है एक दूसरे को। ये चाहना और आजमाना क्या होता है उन्हें तो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताकर समझ नहीं पड़ा। गली में बैठ सहेलियों के साथ गोटे खेला करती थी तो शादी हो गई। किसी निपट अजनबी के साथ दुल्हन बनाकर विदा कर दिया गया। अब वो जैसे भी रखे, अच्छा बुरा जो भी हो, देवता था, पति परमेश्वर। बेवा होने तक वही मनाती आई थी उसको। हर साल बेनागा उनकी दीर्घायु की कामना करती, दुनिया भर के व्रत उपवास मनाती, एक के बाद एक 7 बच्चों को जना। अजय ये आखिरी संतान है उनकी।
मर्द की इच्छा और आदेश पर अपनी देह को सौंपने को लेकर भी औरत के मन में कोई दुविधा हो सकती है, इसका तो भान भी उन्हें कभी नहीं हुआ। बच्चों को पालना और घर बार की देखभाल करना गुलामी था या फ़र्ज़, इसका फ़र्क न उन्हें कभी मालूम था न महसूस हुआ। और आज ये इरा और अजय कहाँ से लाते हैं ये इतनी बातें? किस बात पर लड़ते झगड़ते हैं पागलों की तरह? किस उदासी और अकेलेपन की कहानियाँ लिखते लिखते भर देता है ये लड़का पन्ने के पन्ने, और ये इरा उल्टी सीधी तमाम बेसिर पैर की इतनी तस्वीरें बनाया करती है। कहती है नारी मन के सूक्ष्मतम भावों को चित्रित करती है अपनी तस्वीरों में। एक बार ले गई थी अपनी कोई प्रदर्शनी दिखाने, बड़ा सा हॉल पूरा बड़ी बड़ी तस्वीरों से भरा, अनगिनत रूपों में औरत, तिरछे खड़े पानी पर डूबती उतराती औरत, आकाश में उल्टी टंगी खड़ी औरत, उड़ने को आतुर पंख कटे पंछी की सी औरत, जंतुओं के सींगों और आँखों वाली गदराए बदन की औरतें, दुर्गा सी दबंग औरतें, काली सी निठुर कठोर सहारक औरतें, सिर्फ औरतें ही औरतें। औरत के आज के युग में इतनी महत्वपूर्ण हो आई है। आप नहीं समझेंगी बीजी, आपके युग की औरत को गुलामी की सूंघनी सूंघाकर चेतना शून्य कर रखा था मर्द ने। उसके तन मन को सम्मोहित किया हुआ था उसने अपने ही हक में, औरत उसके लिए महज एक। फिर भी सब कुछ चल तो रहा था ना ठीक ठाक? क्या ठीक ठाक चल रहा था? अतृप्त इच्छाओं वाली असंतुष्ट औरतें, मर्द से जो मिलना चाहिए औरत को वो बेटों से हासिल करने को व्याकुल। ये जो आए दिन सुनते हैं ना हमारे बहुओं को जलाने की खबरें, क्या है ये? सदियों से दबाई सताई गई औरत के मन की भड़ास नहीं तो और क्या। चलो तुम्हारी पीढ़ी तो खुश नसीब है ना, आज़ाद हो तुम लोग तो अपनी मनमानी करने के लिए। हमारी पीढ़ी आज़ाद एक आध पीढ़ी में नहीं बदलने वाला इस मुल्क की औरत का नसीब बीजी। कहाँ की आज़ादी हमें भी, सब ऊपरी दिखावा। कैसी आज़ादी जब तक पुरुष भी नहीं बदलता अपना रवैया। व्यंग्यात्मक सी हंसी हंसते हुए उसने आगे बढ़ने को उन्हें हाथ का सहारा दिया। आइए ये पेंटिंग देखिए अहल्या की। अहल्या को जानती है ना आप? तन और मन से प्यासी औरत, जिसके मन और शरीर को हला नहीं गया, सींचा नहीं गया, उपेक्षित औरत, सदियों से पथराई, किसी मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी आदर्श पुरुष के स्पर्श की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी। आदर्श पुरुष? उन्होंने तो सिर्फ पुरुष को ही जाना था, एक ही पुरुष को पति के रूप में। आदर्श था ही नहीं, ये तो कभी उनके ख्याल में आया ही नहीं। वो मर्द था, वे औरत थी, बस इतना ही। तन और मन की प्यास का भी कब सोचा? मन की बात किसी ने उनके जानने की कोशिश ही कब की? न कभी कोई सलाह न मशवरा, उन्हें उसके काबिल ही कब समझा गया। और देह की प्यास, अंधेरे के पर्दे में वो आता और अपना हक लेकर चला जाता। देह के सुख का अधिकार औरत को भी हो सकता है, ये बात तो कभी सपने में भी न सूझी। हाँ, देह के अस्तित्व का एहसास तो होता रहा, फिर भी चचेरा देवर निक्का अज्जू के बाबूजी से 2 ही साल तो छोटा था। गोदाम की चाबियां पकड़ते या लस्सी का गिलास थामते उनकी अंगुलियों को ज़रूर छू देता। कैसी फुरहरी सी उठती थी तब उनके मन में। बिल्ली बिल्ली आंखें, घुंघराले केश, देखने में भी तो कैसा जचता था। कई बार उनका जी होता कि छी छी, धिक्कार उठती उनकी अंतरात्मा। पति के सिवाय किसी और पुरुष का सपने में भी ध्यान करना पाप था। क्या सचमुच के सपनों का भी क्या करती? सपनों से ही तो बोध हुआ था उन्हें कि अज्जू के बाबूजी के मुंह से उठती दुर्गंध नथुनों में घुसते ही स्फुरित होती गई उनकी देह हठाती काट हो जाती थी। नींद में देखे गए सपनों पर भी उनका आखिर क्या बस। निक्के के सपनों में कितनी ही बार नहीं देखा था उन्होंने अपनी देह पर झुके, कितनी नरमी से, कितनी मृदुता से, जैसे पूज रहा हो उन्हें। आंखें खुलते ही उनका हृदय ग्लानि से भर उठता, बदन पसीना पसीना हो जाता। हो ना हो, पाप किया था उन्होंने। पूरा दिन मुँह छिपाती फिरती, कहीं पता न लग जाए किसी को। और एक ये इरा, इसे न किसी की शर्म न हया। पहली बार देखा तो हैरान रह गई थी उसके व्यवहार को देख। न दुआ न सलाम, सरसरी नज़र डाली उन पर और सिगरेट का धुआं उड़ाती घुस आई अज्जू के कमरे में, जैसे अज्जू की माँ न हुई, कोई भूत प्रेत हुई वे, कोई अनचाही अनपेक्षित उपस्थिति। अज्जू ने शायद बताया ना होगा कि माँ थी वे उसकी,
वैसे भी उसे परवाह ही क्या थी उनकी, वे ना हुई ना हुई। इस उम्र में भी अपनी तमाम शारीरिक लाचारियों के बावजूद घर संभालती थी उसका, क्योंकि बेटा था वो उनका। पर उसने तो नहीं जाना बेटे का फर्ज। बुढ़ापे में ऐसे ही व्यवहार करते हैं अपने लाचार माँ बाप से। बस एक ही तरह का निभाव जानते हैं ये लोग औरत से, क्योंकि उससे। खैर वो भी तरीके से हो तो कुछ समझ में भी पड़े। शादी ब्याह करे आदमी, घर बसाए अपना, पर वो तो नहीं। सिर्फ पूछो तो कह देगा जल्दी क्या है। ये जो अपना ही घर समझकर घुसी रहती थी सारा दिन, लाकर क्यों नहीं रख लेता इसी को तौर तरीके से कानूनन। उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। अब तो उसको मोहमाया भी पड़ गई है उससे। अजय की अनुपस्थिति में भी आ बैठती है उनके पास। ऐसे खुल गई थी उनसे कि अपनी ज़िंदगी की गोपनीय बातें भी दोस्त यारों की तरह उन्हें बताने लगती। विश्वास करेंगे आप भी जी, मैं बिल्कुल ही भोली भाली सी थी, एकदम बेवकूफ़ जब मेरी शादी हुई। 18 की भी तो नहीं हुई थी। माँ बाप ने ऊंचा घर परिवार देखा, लड़के का ओहदा देखा, बस मर दिया मेरे मत्थे, कहीं हाथ से ही ना निकल जाए। उम्र में मुझसे 2 गुना बड़ा, न मेरे दिल की कोई बात समझे, न अपने मन की कुछ करने दे। घर पर तो तितली सी आज़ाद फिरा करती थी, न किसी चीज़ की मनाही, न कोई बंदिश। वहाँ पर तो हर कदम फूक फूक कर धरो, आज ये नहीं करना तो कल वह नहीं। सारे नीति नियम मेरे लिए ही। एक और ससुराल वालों की गुलामी, दूसरी तरफ मियाँ जी की फरमाइश। वो जब चाहे। सच कहूँ बीजी, आई हेटेड हिम, घिन आती थी मुझे उससे। और सब तो सहती रही, पर जब हाथ उठाना शुरू कर दिया उसने मुझ पर, तो बस मैं मायके लौट आई। एक बार लौटी तो फिर मुड़कर नहीं गई वापस। तलाक के कागज़ भी मुँह वहीं साइन कराने आए। चलो पीछा तो छूटा, एक ही पछतावा रहा कि उसने मुझे एक बच्चा तक नहीं। बेशर्मी की भी हद हो गई। पिछले हफ्ते आई तो उनके घुटने पर सिर रख ज़मीन पर बैठ गई, फिर उनके हाथ को अपने हाथों में ले उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, बीजी मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है औरत की। ऐसी बहकी बहकी बातें तो वो अक्सर ही किया करती थी, पर जिस तरह उसने कहा मेरी एक इच्छा तो पूरी हुई। शक तो इन्हें पहले से ही था उसकी चाल ढाल देखकर, लेकिन अचंभित सी वे उसके मुंह की ओर टुकड़ टुकड़ ताकने लगी उसे, कहते हुए लाज ना आई। पर वे तो संकोच से गड़ी जा रही थी, पूछते हुए कि क्या अज्जू अज्जू घर आया तो हिम्मत कर इतना तो पूछ ही लिया था उन्होंने उससे। बुढ़ापे में अपनी आखिरी संतान के ज़रिए ये सब सहना भी बदा था किस्मत में। फिर तसल्ली दी थी उन्होंने अपने आप को कि चलो जैसी भी हो लड़की बुरी नहीं है। उन्हें चाहती तो थी इतना। बदलते ज़माने के साथ जहाँ इतना ढाल लिया अपने आप को, वहाँ ये भी सही। अज्जू शायद खुद कहते हिचकिचाए, उन्होंने खुद ही उसे सलाह दी थी कि अब जल्दी ही ब्याह कर लो दोनों। खुद ही कहा कर भेजा था उन्होंने अज्जू को इरा के पास। इस वक्त उस बेचारी को सहारा चाहिए था, उन दोनों माँ बेटे का आश्वासन चाहिए था, अपनी सुरक्षा का। आर्य समाज की रीति से ही सही छोटा सा समारोह कर ले आएंगी उसे बहू बनाकर। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते ऐसा जानलेवा दर्द होता है कि जब तक ये मुसीबत न टूटे नीचे ही नहीं उतरती। नहीं तो खुद ही जाती इरा के पास इन मौक़ों पर। एक एक करके अपने सारे जेवर गहने अपनी शादीशुदा बच्चों को बांट चुकी थी। ये बस एक कंठी ही बची थी, रुपए की पेंडल वाली। अज्जू के हाथ में रखते हुए उन्होंने कहा, बहू को दे देना मेरी तरफ से। कल का गया अज्जू आज सवेरे ही लौटा है, जब से बस वैसे ही बैठा है अपनी मेज़ पर। लिख रहा होता है तो उसे बीच में तनिक सी बाधा भी नहीं सुहाती। पर सचमुच क्या लिख ही रहा था वो, या लौटकर इतना भी तो नहीं बताया कि क्या क्या बातें हुई इरा से। कंठी देखकर क्या कहा उसने, उनसे मिलने कब आ रही है वो, अपने फ्लैट का अब क्या करेगी। न जाने कितनी उत्कंठाएं जिज्ञासाएं थी उनके मन में, कितना कुछ जानने की। मगर ये बेटा उनका पता नहीं कहाँ का लेखक बना फिरता है। पता नहीं किन इंसानों के सुख दुख की कहानियाँ किससे लिखता है, जो अपने साथ रहने वाली माँ का सुख दुख भी नहीं जान पाता, उसके दिल की हलचलों को नहीं बूझ पाता, सिर्फ अपना ही दुख दुख लगता है, स्वार्थी कहीं का। उनका मन फिर पिघल उठता है। नहीं, बात तो कुछ ज़रूर है। उसकी ये बुझी बुझी सूरत उनसे देखी नहीं जाती। क्या हो गया इरा के यहाँ ऐसा? कहीं कोई ऐसी वैसी बात, कोई दुर्घटना? उफ, घुटनों का ये दर्द भी। एक बार बैठ गई तो उठना भी मुश्किल। कुर्सी के हत्थों पर दोनों हाथों का बल देकर वे धीरे धीरे उठ खड़ी हुई।
उनकी धुंधली आंखें उसके कमरे की तरफ फिर मुड़ी। कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए उसने शायद आंखें मूंद रखी थी। उनके मन में उसके प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा। उनका स्थूलकाय डगमग शरीर धीरे धीरे बेटे की तरफ बढ़ने लगा। पदचाप सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। हड़बड़ाकर उठा तो माँ को ठीक अपने सामने पाया। क्या हुआ बीजी? इतने निकट से उसका मुकाबला करने का पूर्वानुमान उन्होंने नहीं किया था। तनिक हड़बड़ाती सी बोली, क्या हुआ है तुझे? कि कुर्सी से उठकर वो खड़ा हो गया, मानो उनका सामना करने की प्रत्याशा उसने भी नहीं की थी। नज़रें नीचे किए ही धीरे से बोला, आप नहीं समझ पाओगे बीजी। फिर एकदम ही मेज़ का दराज खोल गाड़ी की चाबी निकाली। कुर्ते की जेब को टटोलते हुए उसने कुछ बाहर निकाला और मेज़ पर पटकते हुए कहा, लौटा दी है उसने ये आपकी कंठी। वो तेज़ी से बाहर निकलने को हुआ। दरवाज़ा भेड़ने से पहले वो मुड़ा और ज़ोर से चिल्लाया, कहती है बच्चा सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका अपना। मैं उस पर अपना कोई हक जताने की कोशिश न करूं। ब्लडी विच, औरत नहीं पत्थर की सिल्ली है वो। ठगी से वे उसकी खाली हुई कुर्सी को थाम उसको जाता हुआ देखती रहीं। तार तार हुआ उनका मन पता नहीं किसके लिए तड़प रहा था। क्यों नहीं समझूंगी पुत्र, सब समझती हूँ, तेरा भी और उसका भी। पत्थर की सिल्ली को भी क्या दोष दूँ? तू भी तो नहीं बन पाया उसका मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके स्पर्श से जाग उठती वो पत्थर की शिला। तो ये थी आज की कहानी अहल्या। तो यह भी, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।